नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपक हिंदी हैक्स, जहां पर पढ़ाई होगी मजेदार हैक्स और ट्रिक के साथ। अगर आपको हिंदी याद करना मुश्किल लगता है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दीपक सर आ गए हैं। अगर हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती तो हिंदी से मोहब्बत हो जाएगी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का जो मोटी वाली बुक है उसको। तो मोटी वाली बुक जो यूथ पब्लिकेशन का है, जो ओल्ड वर्जन है, उसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड वर्जन में 976 पेज है और न्यू वर्जन में 768 पेज है। तो न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा बेस्ट कौन सा पड़ेगा? तो ज़्यादा बेस्ट हमको यही वाला पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें करीब क्या बोलते हैं 9 से यानी 900 पेज जो है हिंदी साहित्य से है, बाकी का 76 पेज व्याकरण है। और इसमें करीब 600 पेज व्याकरण का है और बाकी का बचा जो 168 पेज वो साहित्य है। तो यहाँ पे साहित्य पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना पेज पढ़ेंगे, और अगर आप ओल्ड वर्जन पढ़ते हैं तो कितना पेज पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बेटर, इसलिए आपको यही ज़्यादा सही पड़ेगा यहाँ पे। और ये न्यू वर्जन वाला जो है थोड़ा कम सही है। बाकी हम शुरुआत ओल्ड वर्जन से कर रहे हैं। अगर आप लोग को न्यू वर्जन भी चाहिए तो उसका भी शुरू कर देंगे। हम ये सोच रहे हैं कि ओल्ड वर्जन से हम हिंदी साहित्य पढ़ा देते हैं और न्यू वर्जन से हम व्याकरण पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एकदम बेहतरीन हिंदी की तैयारी हो जाएगी। एग्जाम कोई भी हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप अगर सिर्फ यही करके चले जाओ तो भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड वर्जन में क्या है कि यहाँ पर देखो ओल्ड वर्जन में अगर देखेंगे आप पेज संख्या देखिए तो करीब कहाँ तक है हिंदी साहित्य, कहाँ तक है देखिए हिंदी साहित्य ओल्ड वर्जन में 7 to 9 पेज ओल्ड वर्जन में साहित्य है। ठीक, बाकी का जो बचा व्याकरण है। तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यही सही पड़ेगा, तो इसलिए हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर आदिकाल, भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य और रीति काल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो हम लोग बिल्कुल क्लास नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। टारगेट है 2 महीने का। 2 महीने में इस बुक का पूरा एकदम आपको आपके दिमाग में छपा देंगे। अब वो कैसे होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बस थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत ही किया है, तो मैं थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, मुझे ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो इसके लेखक कौन है? कोई बताएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिवृत्तात्मक और आलोचना का समवेत रूप होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इसका सन क्या है 1929 ईस्वी। इसका सन बहुत पूछता है, इसका सन आप लोग को तो बिल्कुल याद ही कर लेना है, 1929 ईस्वी। तो शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है, अगर सुमन राजी रहता है तो सुमन राजी हो जाते हैं, और मोहन अवस्थी है तो मोहन अवस्थी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन अवस्थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। ये देखिए सुमन राजे भी आ गया। तो उसके बाद आदिकाल का नामकरण अब हम लोग देखते हैं। आदिकाल का नामकरण क्या है? अनेक विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया हुआ है। ठीक, तो इन सभी को हमें याद करना है। यहाँ पे जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। तो चारण काल किसने नाम दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। और वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो यहाँ पर संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। आधार काल सुमन राजे ने। और जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसको कैसे याद करेंगे? याद करना सबसे जरूरी है। पढ़ाने तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन याद भी होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। चारण काल को हम लोग कैसे याद करेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है नाम। तो हम लोग ग्रियर्सन को हमेशा, जब भी ग्रियर्सन आएंगे तो उनको हमेशा ग्रियर्सन से गियर समझना है, जो गाड़ी वाला गियर होता है उसको समझना है, हमेशा गियर समझना है। अब गियर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं? तो चरण से करते हैं। गियर को चरण से करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? चरण काल, यानी ग्रियर्सन ने क्या दिया? चारण काल। तो गियर हम चरण से चेंज करते हैं। इसी प्रकार आरंभिक काल क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु यानी कि आरंभ कहाँ से हुआ? मिश्र से हुआ। ऐसे हम लोग याद करना है। बस याद करने के नजरिए से ही देखना है। आप लोग कोई भी बात को अन्यथा में नहीं लेंगे, बस मकसद ये होना चाहिए कि याद होना चाहिए, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो आरंभ कहाँ से हुआ? मिश्र से हुआ। ऐसे इस तरीके से आरंभिक काल क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। बीज वपन काल क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी इसको हम कैसे याद करेंगे? अच्छे बीज से महावीर पैदा होते हैं। अच्छे बीज से महावीर पैदा होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार याद हो जाएगा ना। बीज वपन काल किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वीर गाथा काल है और एक है वीर काल, दोनों अलग है। यहाँ पर वीर काल है, यहाँ पर वीर गाथा काल है। अगर वीर गाथा काल कहेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, और अगर वीर काल कहेगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक, तो वीर काल यानी अगर सिर्फ जिसमें गाथा अगर जुड़ा हुआ है तो राम का गाथा गाते हैं सब लोग ना। याद कर लेंगे कि जिसमें गाथा जुड़ा हुआ है उसमें राम का गाथा गाते हैं सब। ठीक, तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। वीर यानी विश्व में वीरों की कमी नहीं है, विश्व में वीरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार वीर काल क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और संधि काल एवं चारण काल, संधि काल एवं चारण काल कैसे याद करेंगे? तो संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर याद कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर राम कुमार को हम संधि विच्छेद कर दें तो रामधन कुमार हो जाएगा, रामधन कुमार। तो इस प्रकार संधि विच्छेद कर दिया हम, रामधन कुमार। तो इस प्रकार से ऐसे याद हो जाएगा कि हमने राम कुमार का संधि विच्छेद किया था, इसलिए संधि काल हो जाएगा और चारण काल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आदिकाल की बात कर लेते हैं। आदिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी आएंगे हमको हजारों की संख्या में, 1000 रुपये का प्राइस, 1000 रुपये, बस ऐसे ही हमेशा सोचना है। तो हजारों यानी हजारी प्रसाद को 1000 रुपये, यानी हम आदि खरीदने जाते हैं, जो चाय पीते हैं, आदि चाय पीने के जो आदि लेने गए उसका प्राइस कितना में था? 1000 रुपये में था। उसका प्राइस 1000 रुपये में सुन के हमारे तो होश ही हो गया। तो आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब नीचे आ जाओ। आधार काल किसने कहा? तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी। तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी। आधार काल में हम लोग ऐसे याद करेंगे कि
आधार कार्ड में हम कैसे याद करेंगे? आधार कार्ड में ऐसे याद करेंगे कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे सुमन यानी कि सुमन नाम की लड़की थी, उसका फोटो यानी आधार कार्ड में सभी का फोटो देखोगे तो सबसे बेकार आता है, हमेशा खराब ही रहता है। तो सुमन का भी फोटो बहुत खराब था, यानी कि उसका मुंह तो उस आधार में देखने लायक ही नहीं था। तो सुमन का मुंह देखने लायक ही नहीं था। ठीक, तो इस प्रकार सुमन राजे और मोहन अवस्थी आधार कार्ड हो जाएंगे। और रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात कर लेते हैं हम। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा, तो रमाशंकर ने क्या बोला? शंकर की जय हो। रमाशंकर ने शंकर की जय हो। रमाशंकर ने क्या बोला? शंकर की जय हो। तो इस प्रकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल नाम दिया। तो इस प्रकार सभी आपको जितने फीस है सबके सब याद हो गए। ठीक, और ऐसे ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लीजिए कि सभी के सभी याद हो गए। चारण काल किसने किया? चारण यानी सोने का होता है, सॉरी सोने तो ये तो हम बाद में याद करेंगे, भक्ति काल में स्वर्ण काल ग्रेजुएशन बोला है ना। तो इसलिए चरण यानी चरण क्या होता है कि ईयर चेंज करते हैं चरण से। और इस प्रकार आरंभिक काल आरंभ कहाँ से हुआ? मिस्र से। बीज वपन काल यानी कि बीज अच्छे बीज से महावीर पैदा होते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल यानी किसकी गाथा गाओगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, भगवान राम का गाथा गाओगे। और उसके बाद अभी अच्छा एक सिद्ध सामंत काल छूट गया, तो इसको भी याद कर लेते हैं। सिद्ध सामंत काल को कैसे याद करेंगे? पंडित राहुल सांस्कृत ज्ञान है, यानी कि राहुल जो है संस्कृत, सब लोग बोल रहे थे कि राहुल संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, इनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। तो राहुल ने संस्कृत पढ़ के क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। राहुल ने संस्कृत पढ़ के क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार सिद्ध सामंत काल किसने दिया? राहुल सांस्कृत ज्ञान ने। और वीर काल यानी विश्व में वीरों की कमी नहीं है, तो वीर काल हो जाएगा। और संधि काल में चारण काल क्या हो जाएगा? राम कुमार का संधि विच्छेद कर दो तो संधि काल में चारण काल। और आदि काल किसने दिया? तो आदि कितने रुपए में था? 1000 रुपए में था। और आधार काल यानी आधार में सुमन का मुंह कैसे एकदम खराब था, तो आधार काल हो जाएगा। रमाशंकर ने शंकर भगवान की क्या बोला? जय बोला, तो इस प्रकार जय काल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप लोग को ये सब याद हो गया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस साइड। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो किस शीर्षक से लिखा गया था, यही इसमें पूछा है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास जो है ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित। ये भी पूछता है कि ये जो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका, यानी ये भी पूछता है कि किसकी भूमिका में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। शीर्षक भी पूछता है, शीर्षक क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास, याद रखना है। ठीक, शीर्षक हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास और भूमिका क्या हो जाएगा? हिंदी शब्द सागर। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से। और इनके साहित्य ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। तो इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो कैसे याद करेंगे हम लोग? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद यानी हजारों रुपए। ठीक, तो यहाँ पर भूमिका यानी कि भूमि का प्राइस कितना है? तो यहाँ पे हम लोग सन भी अगर याद करना चाहें तो भूमि का प्राइस कितना है? 40,000 रुपए। भूमि का प्राइस कितना है? तो भूमि का प्राइस कितना है? 40,000 रुपए। इस प्रकार हमारा सन याद हो गया। तो भूमि का प्राइस कितना है? 40,000। 40 से सन हो जाएगा, 1000 हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? 2 भागों में है। और उसके बाद ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? अतीत यानी हिंदी साहित्य का अतीत जो है पूरा विश्व जानना चाहता है ना, हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसे पूरा विश्व जानना चाहता है। तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। किसकी ग्रंथ है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? जॉन गिल क्राइस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो आज हम लोग व्याख्या करते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट हैं। ठीक, जॉन बाथविक गिल क्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट हैं। और जॉन बाथविक गिल क्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी की इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो याद हो जाएगा ना। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी है? जॉन गिल क्राइस्ट की है। तो कैसे याद करेंगे? तो जो डिक्शनरी है हमारा डिक्शनरी क्या है? हमारा डिक्शनरी जो था वो पानी से क्या हो गया? गीला हो गया। ठीक, पानी में गिर गया और वो गीला हो गया, तो गिल क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो जो इंग्लिश का डिक्शनरी था, इंग्लिश का वो पानी में गिर के गीला हो गया, तो गीला से गिल क्राइस्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको भी याद करेंगे। ठीक, और हिंदुस्तानी ग्रामर भी इन्हीं का है। तो जब डिक्शनरी इंग्लिश का था तो इस प्रकार उसके साथ में ग्रामर भी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो हिंदुस्तानी ग्रामर भी इन्हीं का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार दोनों याद हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प, कौन सा रचना मिश्र बंधु द्वारा नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए सब लोग, कौन सा आंसर होगा? कोई बताएगा? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बूंदी बारिश तो मिश्र बंधु का ही है, और भारत विनय भी इन्हीं का है, और पुष्पांजलि भी इन्हीं का है, पृथ्वी कल्प इनका नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु विनोद द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं। और मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धाम और शिलापंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर 7 सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। और भारत विनय, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि और नेत्रोन्मिलन आदि जो है मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इसमें क्या क्या याद करना है? इसमें याद ये करना है, सबसे पहले हम लोग गिरिजा कुमार माथुर
को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो गिरिजा कुमार माथुर को याद करेंगे तो यहाँ नीचे हमने लिख दिया है, गिरिजा कुमार माथुर 4 सप्तक 1943 के प्रमुख कवि थे, ठीक है। तो ये प्रमुख कवि हो जाएंगे। उसके बाद इनकी काव्य कृतियां क्या हो जाएगी, पृथ्वी कल्प, मंजीर, नाश और निर्माण और धूप के धाम, शिलापंख, चमकीले। तो गिरिजा कुमार माथुर को हम कैसे याद करेंगे, इनकी काव्य कृतियां कैसे याद करेंगे। तो गिरिजा कुमार माथुर को हम वैसे याद करेंगे ना कि गिरिजा यानी गिर गए, और गिरजा यानी कि गिर गए, ठीक। कैसे गिर गए, यानी कि धूप में जो है धान लेकर जा रहे थे और ये गिर गए। धूप में धान लेकर जा रहे थे, धूप के धान यानी धूप में धान लेकर जा रहे थे और गिर गए। और जब गिर गए तो इनकी मम्मी बोली कि यार इसने तो जितना भी निर्माण किया था मैंने सब नाश कर दिया। तो नाश और निर्माण हो जाएगा, यानी कि धूप के धान यानी धूप में धान लेकर जा रहे थे और गिर गए। गिरजा कुमार माथुर से क्या हो जाएगा, गिरजा यानी गिरजा कुमार माथुर यानी गिर गए, यानी गिर गए। तो गिर गए यानी कि जब धूप में धान लेकर जा रहे थे गिर गए, उन्होंने क्या जितना भी निर्माण किया था सबका सब नाश कर दिया, ठीक। और जो उनका गिरा धान कहाँ पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा, ठीक। तो पृथ्वी पर गिरा और किसने गिरा था, मंजीर यानी कि मंजू नाम की लड़की थी, समझ लो मंजीर यानी कि मंजू नाम की लड़की गिराई थी। और वो धान जो थे पृथ्वी पर जो गिरे थे वो एकदम चमकीले यानी चमक रहे थे, शिलापंख चमकीले हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग सभी रचनाओं को याद कर लेंगे। जैसे याद करेंगे कि यानी कि मंजू जो है धूप में धान लेकर जा रही थी और उसने जो है गिरा दिया, और गिरा दिया यानी जितना भी निर्माण था सब उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया। और जब धान पृथ्वी पर गिरा तो एकदम चमकीले दिख रहे थे। इस प्रकार जो है सबके सभी याद हो जाएंगे, पृथ्वी कल्प, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर मिश्र बंधु का देख लेते हैं। मिश्र बंधु की 2 रचनाएं हैं जो आपको याद करना है। एक तो हो जाएगा आपका हिंदी नवरत्न और एक हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद तो ऐसे याद हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र बंधु आ रहा है, मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा। यहाँ पर ये याद करना जरूरी है, यहाँ पर 5000 लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है, ठीक है। ये आपको जरूर याद करना है। और यहाँ पर मिश्र बंधु की और कौन कौन सी रचना है, तो भारत विनय है और बूंदी बारिश है, और उसके बाद पुष्पांजलि है, नेत्रोन्मिलन है, ठीक। नेत्रोन्मिलन हो जाएगा। तो भारत विनय हो गया, बूंदी बारिश हो गई और पुष्पांजलि हो गया और नेत्रोन्मिलन हो गया। ये तो चारों इनका ही है, मिश्र बंधु का ही है, आपको याद करना है, ठीक। अभी आप अपने से याद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन इसका क्या है 1888। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 9 से 52 कवियों को शामिल किया है। और डॉक्टर किशोरी गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन क्या हो जाएगा 1957। तो आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लोग इस रचना में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रियर्सन की जगह पे गार्सा तासी मार देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक। कभी गार्सा तासी मार देंगे, गार्सा तासी वाले ग्रियर्सन को मार देंगे, तो ऐसे कंफ्यूजन होते रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो यहाँ पर इनके जो है लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ग्रियर्सन को जैसा कि हमने बताया गियर से रिलेट करना है, और गियर कैसा गियर है, यहाँ पे इसको पकड़ना है। गियर कैसा है, मॉडर्न वाला गियर आ गया है, कैसा वाला गियर आ गया, मॉडर्न वाला गियर आ गया। उसका संख्या क्या, तो मॉडर्न वाला गियर अभी तक तो 5 फिर 4 गियर 5 गियर याद थे, अब तो 8 गियर आ गए, मतलब 8 गियर आ गए। तो 8 3 बार 8 याद कर लो, यानी अब तो जो गियर है वो 8 वाला, यानी 8 वाले गियर आ गए, ठीक। अब 4 5 वाले गियर नहीं, 8 वाले गियर आ गए, मॉडर्न वाले आ गए, ठीक। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। और इसमें 9 से 52 कवियों का उल्लेख है, ये आपको जरूर याद करना है। जो हम बोले इसको जरूर याद करना है, तो उसको तो याद ही कर लो। इतना जान लो दोस्तों, थोड़ा सा मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ा हो, डायरेक्ट ये भी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, थ्योरी पढ़े हैं फिर इसको पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगी। तो अब इसका जो अनुवाद किसने किया, तो इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया गया, ठीक। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ये भी आपको याद करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, तो महोपाध्याय प्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह और डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम जो बाटे महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है, इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा। इनकी यात्रा साहित्य कौन कौन सी है, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ये सब के सभी जो है राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है, ठीक है, यात्रा वृतांत है। इसको आपको याद करना है, ठीक। कैसे याद करोगे। अब राहुल सांकृत्यायन यानी राहुल जो है संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ इनको संस्कृत पढ़ने के लिए जो है जगह जगह पर ये यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। जगह जगह जा रहे हैं संस्कृत पढ़ने, तो मेरी लद्दाख यात्रा यानी संस्कृत पढ़ने कहाँ चले गए, लद्दाख चले गए, ठीक। उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा, फिर तिब्बत चले गए। उसके बाद किन्नर देश में चले गए, वहाँ चले गए जहाँ पर किन्नर थी, ठीक। चीन में भी चले गए संस्कृत पढ़ने के लिए, और रूस में भी चले गए, वहाँ पर ये 25 मास तक जो है संस्कृत सीखने के लिए वहाँ पर रुके। तो इस प्रकार हमको सभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो या कहाँ गए, लद्दाख में चले गए, तिब्बत में चले गए, किन्नर देश में चले गए, चीन में भी चले गए और रूस में भी चले गए, वहाँ पे 25 मास रहे भी। तो इस तरीके से राहुल सांकृत्यायन की हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। तो किसने किया, ये अभी आपको हमने ट्रिक से बताया ना। संधिकाल आदिकाल को 2 भागों में किसने नामकरण किया था, संधिकाल और चारणकाल में। अभी हमने आपको बताया था ट्रिक से, किसका संधि हुआ था, रामधन कुमार का संधि हुआ था ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसे ही आपको अगर ट्रिक याद रहेगा तो तुरंत फटाक से याद आ जाएगा। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 शीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है।
इन्हें क्या कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को जो है आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगी। पूछेगा कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कौन है? तो राम कुमार वर्मा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इसका ट्रिक हमने बताया था ना, कैसे याद किए थे। चारण कालीन, चरण कैसा था? चरण से क्या चला रहे थे? गियर चला रहे थे ना, चेंज कर रहे थे तो गियर्सन हो जाएगा। फिर गाथा काल, गाथा किसकी गा रहे थे? रामचंद्र का गा रहे थे। और आधार काल, आधार में किसकी फोटो जो है मुंह जो है खराब आया था? सुमन का, सुमन राजी हो जाएगा। श्री सामंत काल राहुल ने संस्कृत पढ़ के क्या कर दिया था? सिद्ध कर दिया था। इस प्रकार आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त का है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग यानी कि 1965 ईस्वी के लगभग गणपति चंद्र गुप्त है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में है? सबसे पहले ये याद रखना है, 2 भागों में है। और इसका सन क्या है? 1965 है, ये भी याद करना है। 1965 ये सब सन पूछा जाता है। जो सन पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा, जो नहीं बताऊंगा उसको नहीं याद करना है, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में है। 1965 के लगभग जो है गणपति चंद्र गुप्त ने जो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज याद रखना है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ पूछेगा कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, ठीक। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो चलो बाकी सबको भी हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यहाँ पर वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो इस वैज्ञानिक इतिहास हमारे यहाँ पे आ रहा है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त से हम हमेशा पति समझेंगे, गणपति में पति शब्द आ रहा है ना, तो इस प्रकार हम लोग गणपति से पति निकालेंगे और हमेशा जब भी गणपति चंद्र गुप्त लेखक आएंगे हमको पति से रिलेट करना है, ठीक। तो पति यानी कि हमारे पति क्या है? मतलब एक लड़की क्या कह रही है? हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है। हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। कभी नहीं भूलेंगे, जहाँ भी वैज्ञानिक जैसे ही वैज्ञानिक दिखे, हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार हमको ये याद हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कौन सा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हमें संवेदना को पकड़ लेना है, ठीक। यानी कि राम का स्वरूप लेने के लिए हमारा जो है संवेदना जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा जो है संवेदना जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो राम का स्वरूप लेने के लिए, राम का स्वरूप पाने के लिए हमारा जो है हमारी संवेदना का भी विकास होना चाहिए, ठीक। यानी हमारी संवेदना का विकास हो जाएगा, हमारी संवेदना का विकास हो जाएगा तो हम राम के स्वरूप पालेंगे, ठीक। यानी हमारी संवेदना का विकास होना चाहिए। इस प्रकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे 1986 ईस्वी में। इसका हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी से याद करना ही आता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का, इनका ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास। कैसे याद करेंगे? राम कुमार वर्मा। अब जब भी राम कुमार वर्माएंगे हमेशा हमें राम कुमार यानी कि कुमार यानी हम उन राम की बात करेंगे जब राम कुमारी थे, ठीक। तो जब राम कुमारी थे तो उनकी क्या किया जाता था? आलोचना किया जाता था, ठीक। उनकी क्या किया जाता था? आलोचना किया जाता था। जब राम कुमारी थे तो उनकी आलोचना किया जाता था और क्या बोलते हैं, उनकी आलोचना करने में लोग अड़ जाते थे। 38 यानी अड़ जाते थे, उनकी आलोचना करने में लोग क्या करते थे? अड़ जाते थे। ऐसा याद हो जाएगा ना, उनकी आलोचना करने में लोग अड़ जाते थे तो 38 हो जाएगा। उनकी आलोचना करते थे, आलोचना करने में अड़ जाते थे। इस प्रकार राम कुमार वर्मा का क्या हो जाएगा? राम कुमारी थे, उनकी सब आलोचना करने में अड़ जाते थे तो 38 हो जाएगा। इस प्रकार भी याद हो गया। उसके बाद नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की, ठीक। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं आप लोग को कैसे करना है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां यानी कोई भी जो है आधुनिक साहित्य की कोई भी प्रवृत्तियां तुम्हारे अंदर आएगी तो उसका कुछ नाम होगा, ठीक। कुछ नाम दोगे उसका। और दूसरी परंपरा की खोज यानी दूसरी परंपरा की खोज अगर आप कर लोगे, दूसरी परंपरा की खोज यदि आप दूसरी परंपरा की खोज कर लोगे तो उसका कुछ नाम रखोगे, नामवर सिंह। यानी दूसरी परंपरा की खोज कर लोगे तो उसका कुछ नाम रखोगे ना, तो नामवर सिंह। और आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उसका कुछ नाम होगा। और आलोचक के मुख से जो निकलेगा कुछ नाम ही निकलेगा ना, आलोचक के मुख से जो निकलेगा वो नाम ही निकलेगा। इस प्रकार हमारा ये याद हो गया। नामवर सिंह का क्या हो जाएगा? यानी आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो उनका कुछ नाम होगा, दूसरी परंपरा खोज करोगे तो उनका कुछ नाम रखना पड़ेगा, आलोचक के मुख से भी कुछ नाम निकलेगा, ठीक। इस प्रकार नामवर सिंह के 3 हो जाएंगे। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आपको पढ़ा भी है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद ने और नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने जो है ये इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। ये पूछता है कभी 16 खंडों में कितने खंडों में प्रकाशन हुआ था? 16 खंडों में नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो बाटे फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवाद द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। यहाँ पे हमें सब याद है, बस एक चीज याद करना है, ये गार्सा द तासी का जो ग्रंथ था वो इस्तवाद द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। कैसे याद करेंगे? गार्सा द तासी में ताश आ रहा है, ताश खेलते हो तो ताश खेलोगे तो लिटरेचर यानी लतियाए तो जाओगे, लात तो खाओगे, ठीक। इस प्रकार कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। इसे ट्रिक बताने का ये मकसद है कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी लोग इस्तवाद द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी में ग्रियर्सन को मार देते हैं, उसमें ताशी को मार देते हैं, इसलिए हमको ट्रिक बताना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ताशी से ताश हो जाएगा, ताश खेलोगे तो लात तो खाओगे ना। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ग्रियर्सन वाले 952 कवियों का जो है उल्लेख किया गया है, याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो मिश्र बंधु में कौन कौन से लेखक सम्मिलित हैं? तीन लेखक शामिल हैं। कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। या श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ट्रिक क्या है?
इसका ट्रिक है SSG। ऐसे हम SSG से याद कर लेंगे, SSG गुरुकुल होता है ना SSG, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे SSG, यानी क्या हो जाएगा, एक या से क्या हो जाएगा श्याम बिहारी मिश्र, एक या से क्या हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक जी से क्या हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र। तो तीनों में कौन से एक या से हो जाएगा श्याम बिहारी मिश्र, और एक या से हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक जी से क्या हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र। इसका ट्रिक आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रखना है। कौन सा ट्रिक है, SSG गुरुकुल, यानी जब भी मिश्र बंधु नाम से आएगा हमें SSG याद करना है, SSG, ठीक। इसका ट्रिक SSG याद रखेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं। तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, ठीक। और इसका ट्रिक हमने जैसा कि बताया SSG गुरुकुल कोचिंग होता है ना, तो यही SSG से हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद का जो है कितने भागों में है, सबसे पहली चीज मिश्र बंधु विनोद में कितने लोग हैं, तो कितने लोग शामिल हैं, तो 3 लोग शामिल हैं, ठीक। और कितने भागों में इसका प्रकाशन हुआ है, तो कितने भागों में प्रकाशन हुआ है, तो 4 भागों में प्रकाशन हुआ है, ठीक। ये याद रखना, 4 भागों में प्रकाशन हुआ है, ठीक। उसके बाद प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन कितने में हो जाएगा, 1934 में। और इसको कैसे याद करना है, तो 3 भाग का प्रकाशन 1913 में है, तो इसे दिमाग में रखोगे 3 भाग 13, यानी कि 3 भाग में देखो, यहाँ 3 भाग में 3 आ रहा है और यहाँ लास्ट में भी 3 आ रहा है, चौथे भाग में 4 आ रहा है, लास्ट में भी 4 आ रहा है, ठीक। ये दिमाग में रखना है, थोड़ा सा इमेजिन ट्रिक करोगे तो ज़्यादा याद होता है। तो 3 भाग यानी कि 3 भाग यानी 3 और लास्ट में 3, और 4 भाग यानी 4 लास्ट में 4, तो इस प्रकार हम लोग को याद हो जाएगा। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 34 में, प्रथम 3 भाग 13 में। मिश्र बंधु विनोद में 45 से 91 कवियों यानी लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो ये वाला तो बहुत कम पूछता है, ये वाला लगभग हमें 5000 याद रखना है, ठीक। 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, लगभग में ये ज़्यादा पूछता है। तो कितने कवियों का, 5000 कवियों का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया, तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार काल, कला काल, रसाल काल, अलंकृत काल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलंकृत काल, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया। और सामान्यतः 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें देखो ट्रिक से थोड़ा सा याद करना है, लोग भूल जाते हैं, ठीक। तो कैसे याद करेंगे हम, तो सबसे पहले हम मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम अलंकृत काल दिया, इसको याद करते हैं। तो मिश्र बंधु ने, यानी कि मिश्र बंधु ने क्या किया, अलंकृत किया। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या किया, अलंकृत किया, ऐसे याद करना है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत किया, तो किसने अलंकृत किया, मिश्र बंधु ने अलंकृत किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, श्रृंगार काल। अब यहाँ पर देखो श्रृंगार काल कहा ना, यानी पूरा विश्व जो है श्रृंगार करता है ना, पूरा विश्व श्रृंगार करता है, कोई तुम अकेले तो श्रृंगार करते नहीं, पूरा विश्व श्रृंगार करता है। इस तरीके से याद हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पूरा विश्व श्रृंगार करता है यार, श्रृंगार काल हो जाएगा। और रमाशंकर शुक्ल ने कला काल का श्रृंगार प्रदान किया, ठीक। रमाशंकर शुक्ल, तो रमाशंकर शुक्ल यानी रमाशंकर जो है शंकर भगवान का क्या बना रहे हैं, कला बना रहे हैं। शंकर भगवान का क्या बना है, कला बना रहे हैं। तो रमाशंकर शंकर भगवान का क्या बना है, कला बना रहे हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, रमाशंकर ने कौन सा नाम दिया, कला काल। और पूरे विश्व क्या कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, श्रृंगार काल। और मिश्र बंधु ने क्या किया, अलंकृत किया। इस तरीके से सब याद हो जाएगा। इस ट्रिक बताने से भले से टाइम ज़्यादा लगा है, अभी तक हमने 12 ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन एकदम आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, जहाँ में बैठ जाएगा दोबारा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कंफ्यूजन होगा। डायरेक्ट आपको दिखेगा मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि मिश्र बंधु ने अलंकृत किया था। इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपके जहाँ में बैठ जाएगा, और धीरे धीरे हमारा बोलने का एक्सपीरियंस होगा तो फटाफट जल्दी भी कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। अभी तो शुरुआत है, आप लोग बस बने रहिएगा। बस डेली एक वीडियो, डेली 2-2, 3-3 वीडियो आने लगेगा धीरे धीरे। हम टारगेट हमारा 2 से 3 महीने का है, 2 से 3 महीने में हमें पूरा बुक खत्म करना है, पूरा बुक तुम्हारे दिमाग में छापना है, पूरा बुक आपके दिमाग में छाप देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम दिया। अभी हमने आपको ट्रिक बताया ना, अब यहाँ पर ट्रिक आपको तुरंत याद आ जाएगा। सिद्ध सामंत काल यानी कि राहुल जो है संस्कृत नहीं पढ़ पाता था, लोग ऐसा बोलते थे, तो राहुल ने संस्कृत पढ़ के क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। राहुल ने संस्कृत पढ़ के क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ट्रिक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिखेगा ना, तो फटाक से आपको आपके दिमाग में ट्रिक याद आ जाएगा और एकदम एक्यूरेट 100% आप सही करोगे, बिल्कुल भी नो कंफ्यूजन, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना क्वेश्चन इसको पूछा गया है। उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संकृत्यान ने दिया। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा जो आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है, देखो आप लोग खुद से बताना इस बार। चारण काल किसने दिया, चरण यानी गियर को चरण से चेंज करते हैं, और अच्छे वीर से महावीर पैदा होते हैं। राम का गाथा गाया जाता है, और राहुल ने संस्कृत पढ़ के सिद्ध कर दिया। और राम कुमार का रामधन कुमार करके संधि कर दिया, संधि एवं चारण काल हो जाएगा। और आदि करने का मिलता है 1000 रुपए में, प्राइस उनके हमारे तो होश ही ठिकाने लग गया थी। तो इस तरीके से आपके जहां में बैठ जाएगा एक एक चीज, टाइम बहुत लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, मेरे साथ लगे रहना है बस। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, अभी इसको भी देखो मैंने ट्रिक बताया था ना। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यानी संवेदना का विकास यानी कैसे, राम का स्वरूप पाने के लिए आपकी संवेदना का भी विकास होना चाहिए, तभी तो आप राम का स्वरूप पाओगे ना। तो राम का स्वरूप यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसे पकड़ लोगे आप, ठीक। तो 14 इसका व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 डॉक्टर रामचंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा, और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर। यहाँ पर दोस्तों एक तो तुमको याद ही हो गया ये वाला, इन दोनों को भी याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं। यहाँ रामविलास शर्मा, हमेशा जो मैं बता रहा हूँ उसको हमेशा रखना। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा आ गया ना, तो रामविलास यानी कि रामविलास कर रहे हैं यानी रो रहे हैं, इनको हमेशा इसी से रिलेट करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रामविलास कर रहे हैं, रो रहे हैं, यानी कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं उसको देखकर जो है रामविलास करने लगे, रोने लगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की जो समस्याएं हैं उनको देखकर रामविलास करने लगे, रोने लगे। कभी जिंदगी नहीं बोलोगे दोस्त, इस तरीके से पढ़ोगे अगर तो।
और ऐसा तुमको कहीं मिलेगा नहीं। एक दो ट्रिक, चार ट्रिक तो लोग सब बता देते हैं, हम तो आपको पूरी पूरी बुक ऐसे आपके दिमाग में छपवा देंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं देखकर रामविलास करने लगे, रोने लगे। ठीक, इस तरीके से आपको रामविलास शर्मा की हो जाएगी भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। और हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसको कैसे याद रखोगे कि ये श्याम जो है सुंदर है, और अधिकतर तुम देखते होगे जितने लोग सुंदर होते हैं ना, उनकी भाषा का विकास जो है पहले ही हो जाता है। उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, बोलने में बहुत तेज तर्राक होते हैं, तो उनकी भाषा का विकास हो गया रहता है। जितने लोग सुंदर होते हैं तो सुंदर सुंदर पकड़ लेंगे, जितने लोग सुंदर होते हैं उनकी भाषा का विकास हो गया रहता है। तो हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लिए। जिसका सन याद करना है उसी को याद करना है, ठीक, वो हम बताएंगे। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम लोग इसका व्याख्या भी देखना है, अभी पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा व्याख्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी किसका है? डॉक्टर नगेन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी किसका था? 29 ईस्वी वाला किसका था? रामचंद्र शुक्ल का था। और यहाँ पर 73 ईस्वी वाला किसका है? तो 73 ईस्वी वाला है डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक, नगेंद्र का है 73 ईस्वी वाला, याद रखना। अगर 29 ईस्वी वाला हिंदी साहित्य का इतिहास पूछेगा रामचंद्र शुक्ल, अगर 73 वाला पूछेगा तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा का हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे आ रहा है ना दर्शन, यहाँ दर्शन से पकड़ लेंगे। और दर्शन हम किससे करते हैं? लोचन से करते हैं ना। लोचन क्या होता है? नेत्र होता है, आंख होता है। तो दर्शन हम कैसे करते हैं? लोचन से करते हैं अपने। इस प्रकार याद हो जाएगा हिंदी साहित्य का दर्शन। जैसे ही दर्शन आएगा, दर्शन दिखेगा, दर्शन हम कैसे करते हैं? अपने लोचन से करते हैं, अपने नेत्र से करते हैं, इसलिए नलिन विलोचन शर्मा इसके हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास इसका है सूर्यकांत शास्त्री। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? एक शास्त्री सूर्य का विवेचना कर रहा है। ठीक, ऐसे याद करेंगे। एक शास्त्री है, ठीक, सूर्य का क्या कर रहा है? विवेचना कर रहा है। ठीक, एक शास्त्री है, सूर्य का क्या कर रहा है? विवेचना कर रहा है। इमेजिन करो, एक शास्त्री है, सूर्य का विवेचना कर रहा है। ठीक, इस प्रकार हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास इसका हो जाएगा सूर्यकांत शास्त्री। ठीक, एक शास्त्री सूर्य का क्या कर रहा है? विवेचना कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्णशंकर शुक्ल। ठीक, और उसके बाद मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ठीक, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हो जाएंगे। चलो बाकी और कुछ अपने से याद कर लेना तुम लोग, जो नहीं बताएंगे, ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसको चलो याद करा देते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी कि कौन सा इतिहास यहाँ पर पढ़ना है? दूसरा इतिहास, बस एक शब्द को पढ़ना है बस। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी बच्चे क्या बच्चे होते हैं ना, पहले बच्चे, दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, इस तरीके से दूसरा बच्चा याद रखेंगे, दूसरा बच्चा। इस तरीके से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी दूसरा बच्चा तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी दूसरा बच्चा यानी बच्चन सिंह। ठीक, उसके राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हो जाएंगे। तो राजस्थानी भाषा कौन बोलता है? राजस्थानी भाषा मोतीलाल बोलता है। ठीक है, याद करना है, राजस्थानी भाषा कौन बोलता है? राजस्थानी भाषा मोतीलाल बोलता है। ठीक, मोतीलाल मिनारिया हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अभी हमने याद करवाया था ना कि हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक, और 1965 की बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अभी हमने दूसरा इतिहास तो दूसरे बच्चे हो जाते हैं, और आधा इतिहास क्या हो जाएगा? सुमन राजे। किसका हो जाएगा? सुमन राजे। सुमन राजे, सुमन राजे यानी कि हिंदी साहित्य का देखो, इसको कैसे याद करोगे? हिंदी साहित्य का जो है आधे इतिहास पर, हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है ना, उसके तो सुमन राज कर रही है भाई। आधे इतिहास पे तो सुमन ही राज कर रही है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधे इतिहास पर तो सुमन ही राज कर रही है, बाकी आधे बचे आधे में सब है। ठीक, ऐसे हम लोग को बस याद करना है, याद करने के पर्पस से दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यानी आधे इतिहास पे तो सुमन राज कर रही है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ हो जाएगा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास क्या हो जाएगा? यानी मौखिक, यानी कि मौखिक से ज्यादा लाभ होता है पढ़ाने में कि लिख कर याद होता है। बस ऐसे ही पकड़ लो, मौखिक से याद होता है, मौखिक से ज्यादा लाभ मिलता है कि लिखने से लाभ मिलता है, बोल कर लाभ मिलता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। तो मौखिक यानी मौखिक से ज्यादा लाभ होता है। ठीक, उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका हो जाएगा? नीलाभ। अब आज 15 नंबर पे, आज हम लोग बस 1 घंटा करेंगे, जितना क्वेश्चन हो जाए। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करने का। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, और हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है, या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका है, क्या है? इसका आंसर सब लोग बताओ। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो प्रथम भाग का शीर्षक हो जाएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका हो जाएगी। ठीक है, प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं। इसमें देखो टाइम इसलिए भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका इतना बड़ा व्याख्या भी है और पूरी व्याख्या को आपके ध्यान में बैठा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। ऐसा नहीं सिर्फ आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने 15 ही क्वेश्चन किया, लेकिन अगर पूरा 15 क्वेश्चन और उसका व्याख्या भी अगर आप लोग ऐड करोगे ना, तो कम से कम नहीं तो एक व्याख्या से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इतनी तो मिनिमम हम बताएं, इतना बड़ा व्याख्या, एक व्याख्या से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हम 1 घंटे में करीब 75 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा व्याख्या है, पूरे व्याख्या को आपको ध्यान में बैठा भी रहे हैं। इस प्रकार 75 क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे तैयार हो रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं व्याख्या। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक, हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है, एवं 20 के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः जो है हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे असंगत को चुनना है। देखो, इसको हमने ट्रिक से याद कराया है, आपको पकड़ना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कैसे हमने बताया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह। ये तो भैया संगत है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, अभी हमने नहीं कराया हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, और आलोचनात्मक को हमने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका, इसको हमने ट्रिक से बताया है ना दोस्तों, इसको हमने ट्रिक से बताया है। आलोचना किसके कर रहे हैं? जब राम कुमारी थे तो उनकी आलोचना किया जा रहा था ना, तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास और क्या बोलते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, दो है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी है, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो नगेंद्र का भी है और रामचंद्र शुक्ल का भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय वाला दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है। ठीक है, तो
ये नंद दुलारी वाजपेयी की है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास की विकल्प संगत नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की कृति है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख कृतियां क्या हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो कैसे याद करेंगे, हम एक याद कर लेते हैं, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। 20वीं शताब्दी से पढ़ना है, ठीक। यानी कि हमारे नंद दुलारी वाजपेयी सर हैं वो 20वीं शताब्दी के हैं, ठीक। नंद दुलारी वाजपेयी सर जो हैं वो 20वीं शताब्दी के हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन करना है बस आज। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल का माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है दोस्तों? चलो ठीक है। गाथा दासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये सही है? तो ये सही नहीं है, ठीक। काल क्रमानुसार नहीं प्रस्तुत किया है। और सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक। यही सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखते हैं हम लोग। गाथा दासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त विवरण गाथा दासी के इतिहास ग्रंथ इस बार लगा देते हो तो इंडो हिंदुस्तानी संबंध में सही नहीं है, ठीक। गाथा दासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इसका पहला ग्रंथ संस्करण 2 भागों में 1939 ईस्वी तथा 1839 ईस्वी 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। और शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 यानी लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर का कौन सा पुस्तक हो जाएगा? शिव सिंह सरोज हो जाएगा, ठीक है। शिव सिंह सरोज और सन क्या हो जाएगा? 1883, याद रखना है। और 838 कवियों का जीवन चरित्र का उल्लेख हुआ है, ठीक। 838 लगभग 1000। और ये जो गाथा दासी वाला है और इसमें जो है पहला संस्करण 2 भागों में, ठीक। पहला संस्करण 2 भागों में 1839 में और 1847 में, ठीक। वर्णानुक्रम पद्धति में हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।